नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज राष्ट्रीय प्रदूषण निषेध दिवस है। यह दिवस हम मनाते हैं भोपाल गैस त्रासदी की याद में। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भोपाल गैस त्रासदी की वजह से क्या समस्या हुई थी और उसका दंश आज तक देश झेल रहा है। ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो, इसीलिए हम आज का दिन मनाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। और ये जागरूकता सिर्फ औद्योगिक कचरे और प्रदूषण को खत्म करने के लिए नहीं हो, बल्कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और थल प्रदूषण, तीनों प्रदूषण उसमें लिया जाता है। इस मसले को लेके देश कितना आगे बढ़ा है प्रदूषण के मसले पे, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो क्या उसके निषेध के लिए काम कर रहे हैं और क्या काम होने चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। श्री अभिजीत सिन्हा जी, जीएम है पर्यावरण CMPDI के, और कुमार अविनाश जी, इंजीनियर हैं झारखंड टूल रूम के। हम इन दोनों का स्वागत करेंगे। आप दोनों का स्वागत है सर। और चर्चा की शुरुआत हम सिन्हा साहब आपसे करना चाहेंगे कि देश ने जो है वो झेला है, प्रदूषण को लेके झेल रहा है और अभी तक किसी न किसी रूप में देश झेल ही रहा है। आखिर इस समस्या का निदान क्या है और कितना आगे हम बढ़े हैं इस समस्या के निदान को लेकर? इसका एक ही निदान है कि औद्योगिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड थिंग, हम अपने जो पोल्यूशन का है या प्रदूषण का है उस पर ज़्यादा नियंत्रण रखें। लॉ तो बहुत बनी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कड़ाई रूप से होना चाहिए इस पर जी। ये एक तरह से कुछ तो समस्या का निदान हो जाएगा। हमारे यहाँ अभी NAAQS को फॉलो किया जा रहा है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसमें PM10 और PM2.5 जो मेन अभी डस्ट पोल्यूशन का माना जाता है उसका लिमिट निर्धारित किया गया है। जैसे PM10 का 100 निर्धारित किया गया है, PM2.5 का 60 निर्धारित किया गया, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये निर्धारित किया है। देखिए, PM10 से ज़्यादा खतरनाक PM2.5 है। ये आपके लंग्स में घुस के, आपके एल्वियोलीज में घुस के और बाहर नहीं निकलता है और आपको लंग डिजीज़ हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके स्टैंडर्ड को फॉलो अप करना है। सब औद्योगिक उद्योगों को इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। इसके ऊपर हमको अभी काम करना है। अविनाश जी, सर ने भी कहा कि औद्योगिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके क्या अनुभव रहे हैं? आपके क्या रिसर्च, आप पता चला है कि आप इस क्षेत्र में कुछ काम भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं? जी सर, हम लोग तो इंजीनियरिंग फील्ड में हम लोग जनरली ई-वेस्ट पे काम कर रहे हैं जी। तो ई-वेस्ट भी आज के डेट पे सब दो ही तरह का वायु प्रदूषण बोलते हैं। सब प्लास्टिक को लेके अवेयर हैं, लेकिन जो हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है आज के डेट पे, और उसको लेकर के कंसर्न नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा अपने पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। जो ई-वेस्ट है आज के डेट में, जो गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं और उन्हें एक समय के बाद वो जब ख़राब हो जाते हैं या हम आउटडेटेड हो जाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही इन्वायरमेंट पे डिस्पोज कर देते हैं। वो एक ख़राब बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ। कोई नीति नहीं अभी तक, मतलब नहीं, नीति बनी है सर। हाँ, अभी तो 2012 में एक नीति आई, फिर 2016 में आई। तो इम्प्लीमेंटेशन में अभी जनरल पब्लिक अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये टोक्यो जो ओलंपिक्स हुआ था उसका जो गोल्ड मेडल दिया गया था, सब ई-वेस्ट का कचरा से गोल्ड को निकाल के इसका गोल्ड मेडल सब बनाया गया था। तो इस तरह के कुछ हम लोग भी यहाँ प्रयास करें तो बहुत हैवी मेटल्स, बहुत गोल्ड सिल्वर हम बचा सकते हैं, इससे हमको मिल जाएंगे। ये तो तब है ना जब जागरूकता। आप तो, मैं अभी देख रहा था फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है कि जो जापानीज हैं, जापान के लोग हैं, वो उनके देश का मैच रहे या नहीं रहे, वो अगर देखने पहुंचते तो स्टेडियम की सफाई करते हैं। उसके जितने वेस्ट हैं जो खा पी के लोग फेंक देते हैं स्टेडियम में, वो कचरा चुन रहे हैं। तो इस लेवल की जागरूकता चाहिए। जापान काफ़ी जागरूक है सर, क्योंकि उसने इस चीज़ को भोगा है। ई-वेस्ट के कारण मरकरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मरकरी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे जापान ने एक बार एक डिजीज आया, मीना माता बोल के आया, मीनामाटो बे का तो वो उसके कारण उसने फेस किया है। जब आप किसी चीज़ों को, किसी प्रॉब्लम से फेस करते हैं तो आप बाद में अवेयर होते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
ये बोला जाता है। लेकिन हम भी तो झेल रहे हैं, हम लगातार, आप हर शहर में आप अगर इन कर रहे हैं तो आप कचरे का पहाड़ से ही आपका सामना होगा। देखिए अभी नीति तो बनी है कि कचरे के आपको जो वेट कचरा है, जो किचन कचरा है, उसको बायो वेस्ट उसका वो बनाइए, क्या कहते हैं, खाद बनाइए। और जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे आप, या सॉलिड वेस्ट है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, उससे आपका बेनिफिट भी मिलेगा और इसका कचरा से भी निदान होगा। लेकिन आज तक ये इतने दिन का जो पहाड़ है कचरे के, पहाड़ी में कहूँगा, बहुत लंबे ऊंचे पहाड़ है, वो सब का धीरे होने पर, उसका यूज़ होने पर अभी काफ़ी दिन लगेगा। हम तो रांची जो अमूमन कहा जाता था कि थोड़ा स्वच्छ है, हाँ, यहाँ की हवा, यहाँ भी अगर आप इन कीजिए शहर में, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में तो अलग ही इशू है और अभी इस बार तो चुनावी मुद्दा भी है, लेकिन झारखंड में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। झारखंड में भी अभी वही स्थिति हो रही है, धीरे धीरे बड़े शहरों के बाहर कचरे के भंडार लग रहे हैं। रांची निगम कुछ लगता है किया है इसके बारे में कि कचरा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने कुछ कचरा ट्रीटमेंट का बंदोबस्त कर रहा है, देखा जाए कुछ फ्यूचर में अगर ठीक होता है। और सेकंड थिंग, हम लोग को बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा वेहिकुलर मूवमेंट पर। ये जो व्हीकल्स मूव करते हैं, अगर पुराने व्हीकल से देखिएगा पूरा धुआं छोड़ते हुए निकलते हैं, इससे आपका डिफरेंट टाइप का गैसेस, डिफरेंट टाइप का पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। अभी धीरे धीरे नया टाइप का जब आ रहे इंजन्स, उसको यूज़ करने में लाना पड़ेगा। लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल रोड्स पर फेंक देते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी ले जाते हैं, रोड पर मिट्टी गिरते रहता है। ये मिट्टी से बाद में बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, नगर निगम सबको ध्यान देना पड़ेगा कि मिट्टी रोड पर ना आए। इस पर ध्यान देने से जो डस्ट की प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगी। प्लास्टिक का प्रॉब्लम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है इसको न यूज़ करें। लोग झोला लेके बाजार जाए, प्लास्टिक का उसमें मत लाए। देखिए प्लास्टिक हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, बिना प्लास्टिक के हम जी नहीं सकते। उतना मेटल हमारे पास नहीं है कि हम प्लास्टिक को ख़त्म कर दें। सो इसका हमको निदान निकालना पड़ेगा कि जब हम फेंकते हैं चीज़ को तो उसका फिर से रीयूटिलाइज हो। प्लास्टिक रीयूटिलाइज करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। इस पर तो चर्चा हो, मुझे लगता है कि जब तक चर्चा, आपने जो भी बातें आपने बताई, तो वो सिर्फ सरकार का काम है कि उन नीतियों को बनाना, लेकिन जो एजेंसी होते हैं उनका काम है इम्प्लीमेंट करना। हमारा तो बोलना है सर, इसमें प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जो केवल दिवस पे नहीं हो, केवल केवल रेगुलर सालों ये होना चाहिए। जैसे कि टीवी में हमारा एडवर्टाइजमेंट चलता है, हाँ, उस तरह से हम बोले ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने चाहिए। तो उससे पब्लिक जनरल क्या होता है कि नीतियाँ बनी, कोई डिपार्टमेंट बने तो वो कुछ सीमित लोगों तक ही रह जाता है, लेकिन अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे तो ये आम जनता तक ये बातें पहुंचेगी, पब्लिक अवेयर। इसमें एनजीओस का बहुत अहम भागीदारी रहेगा। ये लोगों को गांव-गांव, शहर के हर एक आदमी तक इसका पहुंचा सकता है, अवेयरनेस पहुंचा सकता है कि आप ये कीजिए, आपको कचरा कैसे कम करना है, कैसे आप अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे सेग्रीगेट करना है। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बैटरी को लेके। बैटरी डिस्पोजल का हमारे पास नीति तो है, लेकिन आप देखिएगा जहाँ तहाँ बैटरी डिस्पोजल होता है, जो उसके अंदर वो एसिड है उसको वहीं ज़मीन पर गिराया जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये सब को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। नीति है बट लोगों को जागरूक नहीं है, तो ये घर घर जाके जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। इसके लिए एनजीओज़ को लाना पड़ेगा साथ, लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसके साथ में जुड़ना पड़ेगा, तभी इसका नीति बन सकता है। और नीति बन के तैयार है, उस पर अमल हो सकता है। एक आप जब बात होती है प्रदूषण का, तो एक शक या कहिए एक ऐसी मान्यता है कि जो कोयला क्षेत्र है, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि आप कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि कोयला क्षेत्र जो है वो पोल्यूशन फैलाने में उसका भी बड़ा योगदान है। तो क्या
पॉल्यूशन को कम करने में या नई टेक्नोलॉजी अपनाने में कोयला क्षेत्र क्या काम कर रहा है? कोयला क्षेत्र इसमें नया टेक्नोलॉजी अपनाने में सबसे आगे है अभी। जी जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है पॉल्यूशन का रिडक्शन के लिए, उसका मिटिगेशन के लिए, वो हम अपना रहे हैं। देखिए, पहले हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अभी पानी कम करके हम लोग मिस्ट स्प्रेइंग पर जा रहे हैं। फॉग कैनन्स हमसे ज़्यादा और कोई नहीं खरीदता होगा, यूज़ कर रहे जितना। जितने हम जंगल झाड़ काटते हैं उससे दुगना से ज़्यादा हम जंगल लगा रहे हैं। हर माइंस के चारों तरफ देखिएगा एकदम हरियाली बना दिया गया है जिससे डस्ट बाहर नहीं जा सके। हाँ, अगर कोयला जो ट्रांसपोर्ट होता है रोड से, पॉल्यूशन ज़्यादातर वहीं से आता है। आपका माइंस के अंदर से पॉल्यूशन बाहर नहीं आता जी कोई भी डस्ट, कोई भी गैस बाहर नहीं जाता, वहीं पर रह जाता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर से पॉल्यूशन होता है। इसके लिए हम लोग ने अभी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी बोल के एक मेथड निकाला है, जिसमें खदान के अंदर तक एकदम साइडिंग में साइलो तक हम कन्वेयर बेल्ट से ले जाएंगे कोयला, जिससे ट्रांसपोर्टेशन एकदम ज़ीरो हो जाए। इस पर अमल शुरू हो गया, 35 माइन में काम चालू हो गया है। अब धीरे धीरे हम लोग को हर माइंस में इसको करना है जी। तो इससे हमको लगता है कि जो कोयला खदान की इमेज है जी वो भी सुधर जाएगी। ऐसे मैं बोलना चाहूँगा कि कोयला खदान अपने में पॉल्यूटिंग एजेंट नहीं है और बहुत ही निहायत ज़रूरत की चीज़ है। बिना उसके आपके न कोई उद्योग चलेगी, न आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी। ये ज़रूरत के सामान तो ये आप जो कार चलते हैं वो भी ज़रूरत के हैं, लेकिन क्योंकि आप पे जिम्मेवारी है, आप लोक उपक्रम है, लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिले कि हम प्रदूषण में बढ़ावा देते हैं। जी हम लोग प्रदूषण को घटाने में लगे हुए हैं। जी। पॉल्यूशन को घटाने के लिए जो और दूसरी एजेंसियां स्टेट में जो काम कर रही हैं, उनको लेके क्या अनुभव आप कर रहे हैं या उनको क्या सुधार करने चाहिए? ये पहले आपसे पूछ रहा हूँ, उसके सिन्हा साहब के पास भी जाऊँगा। बिल्कुल सर, एजेंसियां हैं सर। हम तो पहले भी मैंने बोला कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे सर ने बोला कि लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना पावर के, और इनका कोयला सर पावर के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है सर कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जो पोल्यूशन की आई है, ये ऑल बिकॉज ऑफ पावर। जी। पावर नहीं है तो नेशन डेवलप नहीं कर सकता है। हाँ, और डेवलपिंग नेशंस होंगे तो ये पावर कहीं ना कहीं यूज होगा, तो पोल्यूशन होना है। तो हमें ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सर आज के डेट में। उसकी तरफ हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज के डेट में सोलर काफ़ी इमर्जिंग है, काफ़ी जगह हम यूज़ भी कर रहे हैं, और हमें चाहें या ना चाहें हमें सोलर को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है सर। सर, आपके क्या अनुभव रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल को लेके जो काम कर रही हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है? अवेयरनेस अलग चीज़ है, अब अवेयरनेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन एक देश में जो है वो कानून का भय भी होता है। तो ऐसी एजेंसियों का क्या रोल आप देख रहे हैं? देखिए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल काम बहुत अच्छा कर रही है जी। बहुत स्ट्रिक्ट काम कर रही है, लोगों को चेता भी रही है, और यहाँ तक कि सीवियर फाइन भी लगा रही है। तब काम तो वो कर रही है, लेकिन और ज़्यादा उनके पास भी मैन पावर की शॉर्टेज है, और मैन पावर लेना पड़ेगा। मैन पावर लेके ही काम हो सकता है, क्योंकि हर माइंस को, अगर हर उद्योग को चेक करना है तो इट्स अ टीडियस टास्क, बहुत टीडियस टास्क है। उसमें समय लगता है, मैन पावर लगता है। काम अच्छा है, काम और अच्छा होना चाहिए जी। इतना ही। मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप इंडस्ट्री के सेक्टर से भी आते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो क्या है जो छूट रहा है आपको अनुभव, आपके जो अनुभव क्या कहते हैं जिस पे फोकस होना चाहिए? ये छूट रहा है कि देखिए, हमारे पास लॉ है, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है एनवायरनमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के पहले लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हर इंडस्ट्री को जागरूक होना पड़ेगा कि हम जो कचरा फेंकते हैं, हम जो पानी छोड़ते हैं, वो एक उद्योग से पानी छोड़ते हैं, उसको एक ईटीपी के थ्रू, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ही पास करके जाना है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट काम करना चाहिए। अगर ऐसे ही फेंक देते हैं पानी, नदी नाला प्रदूषित हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाता है। जो कॉलोनीज़ है,
कॉलोनीज जो निकलता है कचरा, उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर ही गुजरना चाहिए। और देखना पड़ेगा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है। बहुत नए नए तरीके के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आ गए, हाँ, उसमें यूज़ करना चाहिए। वो सब अगर होता है तो आपका वाटर पोल्यूशन से आपको बहुत बड़ा निजात मिल सकती है। ये देखना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। उद्योग को भी आपका लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। लोग बहुत कुछ शॉर्टकट करते हैं, ये शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। कई शहरों में तो जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से शहर को भी थोड़ा बंद करना पड़ता है, स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाती है। मतलब ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। देखिए गैंजेटिक प्लेन में ये बहुत बड़ी सिचुएशन आज से नहीं, बहुत सालों से, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे। अभी लोग अवेयर हुए हैं, नए नए मेथड अपनाया जा रहा है। जैसे डीजल बंद करके सीएनजी पर आ रहे हैं, थोड़ा कम पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उससे। जैसे जैसे दिल्ली में देखिए तो जहाँ तहाँ फॉग कैनन्स हो रहा है। फॉग कैनन्स क्या, रांची में भी फॉग कैनन्स यूज़ हो रहा है, मिस्ट स्प्रेयर्स यूज़ हो रहे हैं, रूट स्वीपर्स यूज़ हो रहे हैं जी। इस तरह से लोग ट्राई कर रहे हैं कि, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है आपका इंडस्ट्री जी। पॉल्यूशन मैक्सिमम इंडस्ट्री से होता है एंड व्हीकुलर मूवमेंट से होता है, डिफरेंट टाइप के। आपका जो डस्ट भी लीजिए, आप गैसेस भी लीजिए। मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल पहले कई इंडस्ट्रीज को इसी वजह से दिल्ली से हटाया गया। यस जी। तो इसी के चलते कि आप अपना नॉर्म्स फॉलो नहीं कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। और लोग शॉर्टकट लेते हैं, नॉर्म्स नहीं फॉलो करने के सोचते अरे ठीक है ये तो सेकेंडरी मैटर है, मेरा प्रोडक्शन तो मार नहीं खा रहा है ना। लेकिन जब प्रोडक्शन मार खाने लगेगा इसके लिए, तभी लोगों को चिताएगा, लोगों को दिमाग में आएगा कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहा जाता है कोई भी शुरुआत जो है वो घर से होता है, लेकिन हम गीला कचरा और सूखा कचरा के प्रति भी लापरवाह हैं। उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं सर, अभी तो हमारे जैसे सर ने बोला नगर निगम है अपना, तो जो कचरे आ रहे हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, गीला कचरा सूखा कचरा। मेरा और इसमें ऐड करना है कि जो ई वेस्ट है उसके लिए एक अलग डब्बा और होना चाहिए। और ये चैलेंजिंग भी है थोड़ा, और कुछ कलेक्शन सेंटर्स होने चाहिए इसको लेकर के, ई वेस्ट को लेकर। अभी तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाइए तो वो बोलता है वापस अपना पुराना दे दीजिए। ये पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी आई है, अच्छी पॉलिसी है ये इस पे। और ये जो गीला सूखा कचरा बोले, ये हर घर में 2 डब्बा होना चाहिए कि जिसमें आप घर वाले जो गृहिणी हैं उनको बोलना पड़ेगा कि कचरा जो गीला कचरा इसमें डालिए, सूखा कचरा इसमें डालिए। तभी, क्योंकि वो डब्बा ले जाके डालता है, ये नहीं देखता है जो वो है कचरा वाला कि किस में क्या है। हाँ। तो अगर क्लियरली मार्क रहेगा ये वो सूखा कचरा का है, ये गीला कचरा का है, तो अपने जगह पे हर देखिए गाड़ी जो आता है कचरा में, उस पर 2 कंपार्टमेंट रहते हैं। 2 कंपार्टमेंट रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक गीला और सूखा कचरा, तो उसमें डाल देगा जाके। ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ हर घर को इसमें जाके लोगों को, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो आप तो घर से कीजिएगा, अपने आप से आप कीजिएगा। तो और इसके लिए हम सरकारों पर निर्भर रहें तो ये तो बड़ा, देखिए सरकार नीति बनाती है, नीति बना के, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का भार नॉर्मल लोगों पर है कि हम करते हैं कि नहीं करते। बाहर विदेशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर तो उसी का लॉ फॉलो करते, कचरा फेंकते नहीं है। लेकिन यहाँ हम घर के बाहर कचरा, खाली जगह देखे कचरा वहाँ फेंक दिए, नाली देखे नाली में सब फेंक दिए। क्यों? इसको लोगों को अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, व्यवहार में चेंज आना पड़ेगा। जैसे सरकार ने अभी जो BS6 जो है वो गाड़ी जब उन्होंने लॉन्च किया तो बहुत लोग कम पैसा के चक्कर में BS4 लेना चाह रहे थे, जबकि उनको पता है कि उससे पॉल्यूशन बढ़ती है। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए, पैसे, क्योंकि आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है ना एकदम। ये आपका जो बेसिकली देखिए आदमी का 2 मेन ज़रूरत है, हवा और पानी। अब दोनों को अगर पॉल्यूट कर देते हैं तो आपका जीवन का स्तर बहुत गिर जाता है। तो इससे आपको अपने अंदर में चेंज लाना पड़ेगा। बिना चेंज का कि हम सोचे कि अरे हवा को पॉल्यूट करेंगे तो वो सांस तो हम ही को लेना पड़ेगा, पानी को गंदा करेंगे वो पानी तो हमें को ही पीना पड़ेगा। देखिए वर्ल्ड में पीने वाला पानी बहुत कम है, स्पेशली अगर हम अपना नदी नाला को एकदम बर्बाद कर रहे हैं, जो अभी तक करते आए हैं, सफाई नहीं हो रहा है, तो हम पीने का पानी कहाँ से आएगा?
जी ग्राउंड वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर जा रहे हैं, वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमको सरफेस पानी पर ही निर्भर करना पड़ेगा। सरफेस पानी को अगर हमारा पोखरा जो है, जो लेक्स है, उसको अगर गंदा कर देते हैं, जो नदी है उसको गंदा कर देते हैं, पीने का पानी आएगा कहाँ से? ये लोगों को सोचना चाहिए। जी जी। तो ये अविनाश जी, आप लोग क्योंकि टूल रूम में जो है काम करते हैं और आपके पास हज़ारों लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका भी है जागरूकता की, आप उन वर्कर्स को वहीं पे ट्रेनिंग हम करते हैं। हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर के बाद साइट से, जैसे कि अगर स्कूल्स में बोले मोरल साइंस हम लोग पढ़ाते हैं, तो उस तरह से हमारे पास भी ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें कुछ सेशंस ये रहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी को लेकर के। तो उसमें हम लोग पोल्यूशंस के बारे में हो गया, आप बिजली को कितने कम से कम इस्तेमाल करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग उनको ट्रेंड करते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि बिजली की रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट है, पावर जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे, पोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है दोनों की। जी तो ये रहता, तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को ये अवेयर कराते हैं इन सब चीज़ों करा रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से फायदा भी इसने एक चीज़ कहा, सोलर से, सोलर एनर्जी। अभी गवर्नमेंट की नीति है कि हर एक छत पे, आपके घर के छत पे आप सोलर पैनल लगाइए, उससे आपको बाहर की बिजली पर उतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप अपना बिजली कम से कम दिन में तो कर सकते हैं, बाद में एक बैटरी खरीद के बैटरी में भी स्टोर कर सकते हैं, रात को भी चला सकते हैं। अगर ये ग्रिड से लिंक हो जाए तो आपका पैसा भी कम लगेगा, होता है, ग्रिड को भी बिजली मिलते रहेगा, और बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। देखिए, सोलर पैनल को लगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, उतना ज़मीन हमारे पास है नहीं। जी। तो अगर हर घर के छत पर जो खाली जगह है उसमें हम सोलर पैनल लगाएं तो ये बहुत बड़ी समस्या का निदान मिल जाएगा हमको। ये अभी कुछ दिन पहले मेरे कार्यक्रम में IIT के मुंबई के एक प्रोफेसर आए थे, उनका वही फोकस था कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे जो है बर्बादी की ओर जा रहे हैं। वो पिछले 5 सालों से छुट्टी लेके जागरूकता अभियान ही चला रहे हैं, और उनका मकसद है कि कार्बन का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, हम एक चीज़ मैं बोलूँगा, हमारे देश में 50% रिन्यूएबल एनर्जी लगाया हुआ है, 50% थर्मल एनर्जी लगाया हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन जब देखिए तब रिन्यूएबल एनर्जी और सब मिला के 25% होती है। आज जो 50% का एस्टैब्लिश्ड है वो 75% बिजली प्रोड्यूस करता है इंडिया का। तो कहीं ना कहीं ये रिन्यूएबल फेल कर रहा है। नहीं, अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है सर, अब रिन्यूएबल भी सामने आ रही है और अच्छा जनरेशन कैपेसिटी रख रही है। हाँ, बस है कि वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी तक हमारे छत में वो नहीं लगा है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट एक पार्ट आ जाता है आम जनता के लिए। तो लेकिन कुछ लोग पब्लिक अपना भी रहे हैं इस चीज़ों को, अब समय आ रहा है अपनाएंगे। जैसे सरकार ने सब्सिडी दे रखा है, जैसे आपने बोला सर BS4 आया, BS6 आने के बावजूद भी पब्लिक चाहे कि नहीं मैं BS4 खरीदूँ। अब ई-व्हीकल्स का जब जनरेशन आया तो सरकार ने ये दे रखा है कि आपको इनकम टैक्स में सब्सिडी मिलेगी। ये सरकार ने उस समय नहीं दिया जब BS6 आया, उसमें ये उस समय भी ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप BS4 ना खरीदें, अगर आप BS6 में स्विच करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा या किसी और तरीके से कोई बेनिफिट मिलेगा। सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन हमको भी करना होगा। हमें भी आप जब मेरा अनुभव रहा है कि कई बार आप जब गर्मी में रोड पे चल रहे हैं तो कोई तीखा आपको आंख में लगेगा कि जलन की तरह है, तो सामने से पता चला कोई पुरानी गाड़ी गई, तो वो आज हमको लग रहा है कल उसको भी लगेगा, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो तो वापस आप ही को मिलेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब लोगों में ये होगा, जिस हवा को हम प्रदूषित कर रहे हैं, जिस पानी को हम प्रदूषित कर, उसको हम ही को यूज़ करना पड़ेगा, तब लोगों में जागरूकता आएगा। ये दिखाना पड़ेगा लोगों की ये आप ही पर इफेक्ट कर रहा है, दूसरे पर तो इफेक्ट कर ही रहा, आप पर इफेक्ट कर रहा है, आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर इफेक्ट कर रहा है, तब लोगों में जागरूकता आएगा। और फिर आप किसी जैसे तैसे अगर रह भी गए तो आने वाली जो संतति है उसको तो हम एक बहुत ही घटिया और ख़राब पर्यावरण देके जाएंगे, ऐसी हालत रहे तो। देखिए, इंडिया एक तो ट्रॉपिकल कंट्री है, थोड़ा ड्राई ट्रॉपिकल है, इसमें धूल की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी। अब उस पर हम सोने पर सुहागा कर दिए हैं कि और बढ़ा दिए हैं पोल्यूशन, तो उसको कहीं ना कहीं हमको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना उसके किए हुए हमारे, देखिए अभी हमारे सबसे ज़्यादा लंग डिजीज़ का कारण है ये फाइन डस्ट।
इसको तो हमको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लंग डिजीज़ एकदम इंडिया में बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये हमारे अभी के ज़रूरत हो गई है, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द आवर जी। इसको हमको देख के गवर्नमेंट नीति बना दी है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अब जागरूकता अभियान चलाए, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करे। जी। देखिए, हम लोग जब भी कोई रिक्रूट करते हैं तो हम लोग 1-2 सेशन उसके एनवायरनमेंट पर लेते हैं कि उसको जागरूक करते हैं एनवायरनमेंट पर। ऐसा सब जगह होना चाहिए। जी, बहुत आप दोनों से बहुत अच्छी चर्चा हुई कि कैसे हम अपनी धरती को, अपने देश को और आने वाली पीढ़ी को बचाएं। इसके लिए जो है प्रदूषण मुक्त जो है इंडस्ट्री भी रहे, प्रदूषण मुक्त वातावरण भी रहे। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस बातचीत का लाभ उठाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे विशेषज्ञों ने यही बताया कि कैसे सुंदर पर्यावरण के लिए हमको क्या क्या करने चाहिए। उम्मीद है कि दर्शकों को इस कार्यक्रम का फ़ायदा होगा और जो चर्चा हुई है उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। और ये हम सबका कर्तव्य है, कोई एक आदमी का कर्तव्य नहीं है, हम तमाम लोगों का कर्तव्य है कि सुंदर भारत, स्वच्छ भारत बनाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर धरती सौंप कर जाए। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।